लास्ट क्लास में जैसे हमने कैपेसिटर के बारे में ये पढ़ा कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो डाइलेक्ट्रिक को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, उस फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करी। जो लास्ट पार्ट आता है कैपेसिटेंस में, उसमें हम आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अगर एक संग सर्किट में लगे होंगे तो उसके बारे में हम इस पार्टिकुलर टॉपिक में पढ़ते हैं। क्योंकि रेजिस्टर नेक्स्ट चैप्टर में आता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत आइडिया रेजिस्टेंस का अभी से ले लेते हैं जिससे कि हम उस आरसी सर्किट को समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और अगर मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस आर का है तो रेजिस्टेंस से जो फ्लो करती है वो होती है करंट। तो मान लेते हैं कि कोई करंट आई की रेजिस्टेंस से फ्लो करती है। जिस तरीके से चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है, उसी तरीके से जो करंट होती है वो भी हाई पोटेंशियल, मतलब अगर इसको मैं नाम दे दूं पॉइंट ए का, इसको नाम दे दूं पॉइंट बी का, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती है। और करंट अगर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रही है मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा है। जब हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, मतलब हम ए माइनस बी लिख रहे हैं तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे, और ए के से बी की तरफ जाते हुए अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हैं, हम ए से बी जा रहे हैं और करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है आई इंटू आर के बराबर। तो हम जब वी ए माइनस वी बी लिख रहे हैं तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आई आर लिखेंगे। वहीं अगर हमको बी का पोटेंशियल ए से घटाना होता तो वी बी माइनस वी ए मतलब बी से ए की तरफ जाते, और बी से ए की तरफ जाते तो करंट के अपोजिट जाते, और करंट के अपोजिट जाते तो यही डिफरेंस हमें माइनस आई आर लिखना होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस से क्रॉस करते समय पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर के बराबर होता है। सेम डायरेक्शन करंट का तो प्लस आई आर, अपोजिट डायरेक्शन करंट का तो माइनस आई आर। ठीक है, दूसरी बात कि किसी भी रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है रेजिस्टेंस से, तो उस हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, जिसको अगर मैं H लिखता हूं तो ये इंटीग्रेशन होता है आई स्क्वायर आर डी टी का फ्रॉम जीरो से टाइम टी। कहां से कहां तक के समय में अगर हमको हीट निकालनी है तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको टोटल अमाउंट की हीट जो निकली होगी वो पता चल जाएगी। करंट अगर हमको पता है तो करंट हम यहाँ रख देंगे, रेजिस्टेंस हम यहाँ रख देंगे और हीट एनर्जी निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला तब यूजफुल होगा जब ये करंट वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर है। अगर यही करंट इफ आई इज कांस्टेंट, अगर यही करंट कांस्टेंट होती तो हम सीधे सीधे ये कह सकते थे कि जो हीट एनर्जी होगी इसका फॉर्मूला आप सीधे सीधे आई स्क्वायर आर टी लिख देंगे, जहां वो टी टाइम है जितने टाइम में हमको हीट एनर्जी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की जहां तक बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर होता है, और हीट एनर्जी जो होती है ये इंटीग्रेशन अगर आई वेरिएबल है तो इसको यूज करना है, और अगर आई कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर टी को यूज करना है। ठीक है, इतना पार्ट आप रेजिस्टर के लिए समझ। फिर हम आते हैं आरसी सर्किट में, और आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होंगे। अब अगर हमारी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो पार्ट हम समझते हैं। पहला पार्ट होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब हम कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं, और जो कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर होता है, एक बैटरी होती है और एक रेजिस्टेंस भी होता है। अब इस बात को समझें, बैटरी का हम पोटेंशियल V लिखते थे, E भी लिख सकते हैं। E एक्चुअली EMF होता है, और ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि EMF और पोटेंशियल V सेम होता है, अलग कब होता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मान के चलें कि इसका पोटेंशियल V दिया है, ये रेजिस्टेंस R है और कैपेसिटर C है। कैपेसिटर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं रखता था, और जैसे ही हम यहाँ पर मान लेते हैं एक स्विच है, ये स्विच पहले खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकली कोई भी वायर जो हम लेते हैं उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है, मतलब कोई भी वायर जो हमको दिख रहा है इसका रेजिस्टेंस जीरो हो ऐसा हम नहीं मान सकते। तो हमने ये माना है
कि जितना भी वायर है इसका पूरा रेजिस्टेंस हमने एक जगह रख दिया R के बराबर, और अब अगर रेजिस्टेंस को भी हम इंक्लूड करते तो सर्किट में क्या चेंज आता। तो t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट ऐसी थी, और फिर हमने स्विच को क्लोज किया एट t इज इक्वल टू 0, और जैसे ही स्विच को क्लोज किया टाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ, और सर्किट आगे कैसे बढ़ती है ये समझनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया, और फिर हम किसी भी टाइम के बाद, कुछ जनरल टाइम बीत गया होगा, उसके बाद अगर हम सर्किट को देखते हैं तो सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी है, EMF E का है, रेजिस्टेंस R का है, कैपेसिटर C का। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बैटरी से चार्ज निकलेगा और कैपेसिटर में जाकर एक्युमुलेट होने लगेगा। तो कैपेसिटर का जो चार्ज पहले 0 था, ये चार्ज बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव प्लेट में प्लस Q का चार्ज है, नेगेटिव प्लेट में माइनस Q का चार्ज है, और चार्ज इस तरीके से कैपेसिटर में आता जाएगा। क्योंकि चार्ज कैपेसिटर में आ रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो करके आएगा। और करंट होती क्या है, करंट का मतलब ही होता है कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट बनती है। तो चार्ज फ्लो करके कैपेसिटर के पास आता जा रहा था, तो सर्किट में कोई ना कोई करंट आई की भी फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम करंट मानते हैं कि आई की फ्लो कर रही है, ये करंट चार्ज को लेके जाएगी और चार्ज को कैपेसिटर को दे रही होगी एट एनी टाइम t। ये जो हमने सर्किट बनाई है ये किसी भी टाइम t पर है, और उस समय सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रही है और कैपेसिटर के पास कुछ अमाउंट का चार्ज स्टोर हो गया। अब जैसा कि हम किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते हैं, लूप लॉ में हम किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं और घूम के हम वहीं पर आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि हम जब कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट आएगी तो Q/C, फिर आगे जाएंगे तो माइनस E आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टर आ रहा है। क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम जब करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस से जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने सीखा है कि हमें I इंटू R लिखना है अगर करंट का सेम डायरेक्शन है, और I इंटू R जाकर हम वापस वहीं पहुंच गए, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस पहुंच गए, तो ये जो डिफरेंस है ये 0 के बराबर हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये Q/C या IR को एक ही तरफ रख देते हैं और बाकी सबको राइट में भेज देते हैं, तो ये बचेगा E माइनस Q/C, या I इज इक्वल टू EC माइनस Q अपॉन RC। ये I की वैल्यू हो गई। करंट क्या होती है, करंट होती है कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, और किस रेट से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट को लिखा जा सकता है dQ/dt के बराबर। I इज इक्वल टू dQ/dt, और यही I को हम जो dQ/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा dQ/dt इज इक्वल टू EC माइनस Q डिवाइड बाई R इंटू C। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट करने के लिए हमें सारे जो चार्ज वाले टर्म है Q वाले वो एक साइड ले आएंगे और टाइम को दूसरे साइड भेज देंगे, तो हमको मिल जाएगा dQ डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा तो मिलेगा EC माइनस Q इज इक्वल टू dt इधर चला जाएगा 1/RC, यहां लिख देंगे, ये बचेगा dt। ठीक है, अब हमें इस साइड इंटीग्रेशन करना है और इस साइड भी इंटीग्रेशन करना है। जब टाइम 0 था, जब स्विच को क्लोज किया गया था, उस समय कैपेसिटर पे जो Q का चार्ज था वो 0 था, और किसी भी टाइम t के बाद जब हम सर्किट को देख रहे हैं उस समय कैपेसिटर में Q का चार्ज आ चुका होगा। ठीक है, इसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम ये कह सकते हैं कि यहां से इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ log टू द बेस e c माइनस Q, लिमिट पुट करनी ही होंगी 0 से Q तक, और राइट हैंड साइड में dt का इंटीग्रेशन t डिवाइडेड बाई R इंटू C। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यूज आती हैं। लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने में अगर पहले हम Q पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस c EC माइनस Q, Q की जगह Q माइनस, अब ये Q की जगह 0 आएगा, और ये माइनस जो बाहर था उसको मैं बाहर ही रहने देता हूं, तो ये आ जाएगा log ऑफ, क्या आ जाएगा, Q की जगह 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ log ऑफ E इंटू C इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई RC।
ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब ये log a माइनस log b है तो log ऑफ a अपॉन b बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू माइनस, अगर हम इधर भेज दें तो माइनस टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। ठीक है, अब ये लॉग के टर्म में फॉर्मूला है, अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करने पर ये EC माइनस क्यू अपॉन EC इधर ही रह जाएगा, और ये जो E था ये इसको अपने संग पावर में लेके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा E की पावर माइनस टी बाई आर सी। मतलब जब हम लॉग हटाते हैं तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये E जो था इधर आ गया, और ये जो राइट में था वो उसकी पावर में चला गया। अब इसको अगर हम फिर से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन ई इंटू सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो Q डिवाइडेड बाई E इंटू सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन E इंटू सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो Q की वैल्यू हो जाती है E इंटू सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो मैं फाइनल रिजल्ट यहां लिखता हूं, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट ये आता है कि जो चार्ज की वैल्यू है ये होती है E इंटू सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कैपेसिटर में किसी भी टाइम पर कितना चार्ज होगा। आप उस टाइम की वैल्यू यहां पुट करोगे तो कैपेसिटर में उस समय कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाती है। कुछ और चीजें हैं जिसमें हमें यहाँ पे समझना होगा। अब ये 1 माइनस समथिंग है, ये जो E की पावर जो भी चीज लिखी गई है ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, चार्ज कैपेसिटर में हमेशा बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी टाइम के संग, लेकिन ये घटती जाएगी टाइम के संग, क्योंकि माइनस पावर है, लेकिन ये वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ये 0 से कम नहीं हो सकता। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो चार्ज EC हो जाएगा, और ये 0 तब होगा जब ये टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, टाइम बहुत लार्ज हो जाता है, तो Q की वैल्यू E इंटू सी होती है, जिसको मैं Q0 लिख देता हूं, और ये होता है मैक्सिमम चार्ज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, तो ये मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर है। और ऐसा कब होता है, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, और जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, तो स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। कई बार आप क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको लिखा रहेगा स्टेडी स्टेट, तो आप क्वेश्चन में ये समझ जाएंगे कि स्टेडी स्टेट की अगर बात कर रहा है, मतलब कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, पूरा चार्ज आ चुका है, फुल्ली चार्ज हो गया है। कैपेसिटर इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता है, और कैपेसिटर जब भी फुल्ली चार्ज होता है, थियोरेटिकली उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है। प्रैक्टिकली हम मान लेते हैं कि एक लार्ज टाइम के बाद वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो उसके पास जो चार्ज आता है वो इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था, एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0, मतलब जो कैपेसिटर था स्टार्टिंग में, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, कैपेसिटर में पहले कोई भी चार्ज नहीं था। t इज इक्वल टू 0 में तो चार्ज 0 था उसके पास। ठीक है, क्योंकि जब t को 0 पुट करोगे तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो कैपेसिटर के पास 0 चार्ज था। तो मतलब कैपेसिटर के पास स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जा रहा था, और एक इनफाइनाइट टाइम या लास्ट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और जब फुल्ली चार्ज होता है तो वो मैक्सिमम चार्ज कहा जाता है, स्टेडी स्टेट कही जाती है, और मैक्सिमम चार्ज E इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात एक बार और समझते हैं, एक चीज और, ये है E एक कांस्टेंट होता है और इसकी कुछ पावर है। किसी चीज की भी जो पावर होती है, किसी भी क्वांटिटी की पावर, चाहे प्रेशर की हो या फोर्स की हो या किसी भी कांस्टेंट 2 की पावर हो, पावर हमेशा
यूनिटलेस या डायमेंशनलेस होती है। तो ये पावर जो है ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब अगर ऊपर टाइम है तो नीचे भी टाइम होगा, टाइम और टाइम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो उसके पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये टाइम है तो R इंटू सी का जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी टाइम ही होगा, इसकी यूनिट टाइम के बराबरी होगी और इसको हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट जो होगा इसको हम टाउ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है R इंटू सी के बराबर। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो नीचे RC है तो ऊपर भी जो टाइम है, अगर नीचे भी टाइम होगा तभी यूनिट कैंसिल हो पाएगी, और अगर ऐसा है तो ये टाइम है तो इसको भी टाइम कहते हैं, बल्कि इसका नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू R इंटू सी के बराबर है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में कहता है कि टाइम जो है वो वन टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि वन टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब t इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा, मतलब जो t है, टाउ कितना है, RC है, तो जब t और ये RC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो उसको वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टू टाइम कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा कि जब टाइम जो है वो टू टाउ हो जाएगा। उसी तरह से थ्री टाइम कांस्टेंट का मतलब जो टाइम है वो थ्री टाउ हो जाएगा, उसको थ्री टाइम कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, EC मैक्सिमम चार्ज है, इसको मैं Q नॉट लिख देता हूं, ब्रैकेट में आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, क्योंकि RC को हमने टाइम कांस्टेंट टाउ कहा था तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बट मोस्टली हम इसी को यूज किया करेंगे, और इसका ये मतलब है कि Q कैपेसिटर में चार्ज है किसी भी टाइम पर, Q नॉट कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है जो इनफाइनाइट टाइम के बाद आता है, T कोई भी समय टाइम है, और टाउ उसका टाइम कांस्टेंट है जो कि इस सर्किट के लिए R इंटू सी के बराबर है। ठीक है, तो चार्ज टाइम के संग बढ़ता जाएगा और किसी भी समय तो चार्ज की वैल्यू होगी ये इसके बराबर आएगी। ठीक है, इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो जैसा मैंने ये बताया कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यहां पर यह लिखा जा सकता है कि Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी भी समय पर चार्ज कैपेसिटर पे इतना है। हमें यह पता है कि जो करंट होती है वो dq बाई dt से आती है, मतलब हम अगर चार्ज को डिफरेंशिएट कर दे तो करंट आ जाएगी, और आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे Q नॉट ये रहेगा, यहाँ माइनस पावर इतनी है तो ये पावर बाहर आ जाएगी और ये बन जाएगा Q नॉट बाई टाउ। ठीक है, और ये बचेगा e की पावर माइनस टी बाई टाउ। नाउ Q नॉट कितना था, Q नॉट E इंटू सी था, टाउ कितना था, R इंटू सी था, तो ये हो जाएगा E इंटू सी बाई R इंटू सी, e की पावर माइनस टी बाई टाउ, C और C कैंसिल। आप लिख सकते हो जो करंट होगी वो किसी भी समय होती है E डिवाइडेड बाई R, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये किसी भी समय पर करंट की वैल्यू है, और ये करंट टाइम के संग बदलती रहेगी, बट करंट का जो चेंज है वो चार्ज के चेंज के उल्टा है। मतलब चार्ज पहले कैपेसिटर पे जीरो था और वो बढ़ रहा था टाइम के साथ, लेकिन करंट कैपेसिटर में सबसे ज्यादा पहले होती है और टाइम के संग करंट घटती है। तो यहाँ पे करंट टाइम के संग घटेगी, और हम ये कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू जीरो करंट इज इक्वल टू E बाई आर, और ये कहा जाएगा मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। इससे ज्यादा करंट नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम करंट इन द सर्किट है। और एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी करंट इज इक्वल टू जीरो, और ये कौन सी स्टेट है, ये स्टडी स्टेट है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है उसको स्टडी स्टेट कहते हैं, और उस समय सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी। मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है, इस बात को समझे। स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, तो अगर कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं कैपेसिटर को चार्ज बैटरी भेजना शुरू करता है, और स्टार्टिंग में बहुत लार्ज अमाउंट का चार्ज बैटरी कैपेसिटर को भेजता है, क्योंकि कैपेसिटर के पास स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था। तो जब कैपेसिटर के पास बहुत सारा चार्ज जाना शुरू होता है तो उसके चार्ज को भेजने के लिए एक लार्ज अमाउंट की करंट शुरू में होती है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है
उसको चार्ज की जरूरत कम होने लगती है तो वो चार्ज को धीरे धीरे मंगाता है या चार्ज उसमें धीरे धीरे स्टोर होता है। अब चार्ज अगर धीरे आ रहा है तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, और जो करंट पहले बहुत ज्यादा थी अब वो करंट टाइम के संग कम होती जा रही है। कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जा रहा है, करंट कम होती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा कैपेसिटर में चार्ज आ गया है उतनी कम जरूरत है चार्ज की, और जितनी कम जरूरत है चार्ज की उतनी कम करंट फ्लो कर रही होगी। स्टेडी स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, और एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है इसका मतलब अब कैपेसिटर को किसी भी और चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैपेसिटर को और चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट जो चार्ज को लेके आ रही थी अब उसको चार्ज की जरूरत है ही नहीं क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया है, और सर्किट की करंट जो होगी उस समय जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है और जो करंट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैरी करते हैं। मतलब अगर ये मान लो हम कहते हैं चार्ज किसी भी टाइम टी पर, और हम कहते हैं करंट किसी भी टाइम टी पर, तो चार्ज का वेरिएशन कैसे हो रहा है? चार्ज टाइम के संग घट रहा है, और करंट का वेरिएशन चार्ज टाइम के संग बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, चार्ज टाइम के संग बढ़ता जा रहा है, करंट टाइम के संग घटती जा रही है। ठीक है, जब चार्ज टाइम के संग बढ़ता जा रहा है तो ये अपने मैक्सिमम चार्ज जो हो सकता है Q0, जिसको हम E/C कह रहे हैं, ये ग्राफ इसको टच करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। प्रैक्टिकली उसको इनफाइनाइट समय लगता है इसको टच करने में, लेकिन थ्योरेटिकली इनफाइनाइट समय लगता है। प्रैक्टिकली हम किसी एक लास्ट टाइम के बाद मानते हैं कि ग्राफ इसको टच कर गया होगा। वैसे ही जो करंट है ये मैक्सिमम E/R के बराबर थी, लेकिन टाइम के बढ़ते समय करंट घटती जाएगी, और धीरे धीरे ये करंट जो होगी वो जीरो की तरफ टेंड करती जाएगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ में एक बात और याद रखनी है कि जब समय एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है उस समय कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 0.63 ऑफ Q0। मतलब मैक्सिमम चार्ज जो हो सकता था उसका 63% चार्ज हो जाता है। वही अगर हम करंट की बात करें तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद, मतलब जब समय एक टाइम कांस्टेंट के बाद हो जाता है उस समय जो चार्ज होता है करंट होती है वो 0.37 ऑफ I0 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट इतनी होती है और चार्ज इतना होता है। चार्ज कैपेसिटर में बढ़ता जाता है और करंट कैपेसिटर में घटती जाती है। किसी भी समय पर हमको ये ग्राफ मिलता है। ठीक है, अच्छा इस ग्राफ पे कुछ और चीजें अगर हम समझना चाहें कि जैसे जो सर्किट्स होती हैं उसमें हो सकता है कि किसी कैपेसिटर में चार्ज तेजी से बढ़े, किसी में कम तेजी से बढ़े। तो आपको ये याद रखना है कि जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें चार्जिंग जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि चार्जिंग इज स्लो फॉर सर्किट्स हैविंग लार्ज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टाइम के संग कैसा बीतता जा रहा है, और हो सकता है कि दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम होते, तो अगर मैंने एक ग्राफ ये बना दिया और दूसरा ग्राफ ये बना दिया तो दोनों ही कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, दोनों अलग अलग सर्किट हैं, और इस सर्किट का नाम सर्किट 1 देते हैं, इस सर्किट का नाम सर्किट 2 देते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर्किट 1 में तेजी से चार्ज बढ़ रहा है, सर्किट 2 में उसके कंपैरिजन धीरे चार्ज बढ़ रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर्किट 1 का टाइम कांस्टेंट कम होगा, सर्किट 2 का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसमें चार्ज जो होता है वो स्लोली इंक्रीज करता है। ठीक है, ये ग्राफ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है। बाकी और आगे बढ़ते हैं अगर हम इसमें, तो मान लो एक क्वेश्चन हम करते हैं, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ R is equal to 1 ohm
C is equal to 1 microfarad and E is equal to 10 volt. Then find the time after which capacitor is 99.9% चार्ज्ड। ठीक है, मतलब कैपेसिटर को हमें ये पता है कि 100% 100% चार्ज होने में थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ठीक है, 99.9% चार्ज भी तो होगा कभी ना कभी, तो इसमें कितना समय लगता है ये हमसे पूछा गया। तो हमको जैसे पता है कि कैपेसिटर के चार्जिंग का जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पे Q नॉट मैक्सिमम चार्ज होता है हमको पता ही है, और जो टाइम कांस्टेंट है जो कि R इंटू सी के बराबर है, R 1 है, C है 1 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁶, तो ये टाइम कांस्टेंट 10⁻⁶ के बराबर। ठीक, अब जो चार्ज है वो 99.9% होना चाहिए मैक्सिमम चार्ज का, क्योंकि कैपेसिटर 99.9% चार्ज्ड है, मतलब जो उसका फुल्ली चार्ज होने पे चार्ज आता उसका 99.9% ये होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 99.9 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ Q नॉट, किसी भी चीज का परसेंट निकालना है तो कितना परसेंट है, 60% होता तो 60 बाई 100 इंटू Q नॉट कर देते, 99.9% है तो 99.9 डिवाइड बाई 100 इंटू Q नॉट, इतना चार्ज कैपेसिटर में आ जाना चाहिए। और इतना कितने समय के बाद आना चाहिए ये हमको पूछा गया है, T डिवाइडेड बाई टाउ की वैल्यू 10⁻⁶ है। ठीक है, अब अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो 0.999 Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.001 बचेगा ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, 0.001 को 10⁻³ करते हैं, और अब हम लॉग ले लेते हैं। लॉग अगर हम लेते हैं बेस e का, e की पावर माइनस टी अपॉन 10⁻⁶, तो यहाँ भी लॉग आता है बेस e का 10⁻³ ठीक, अगर आप लॉग बेस e का ही ले रहे हैं तो हम ये e हट जाएगा, लॉग e हट जाएगा, 10⁻⁶ बचेगा, और लॉग टू द बेस e है, लेकिन हम इसको बेस 10 में चेंज कर लेते हैं, और बेस 10 में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आता है 2.303 लॉग टू द बेस 10 10 की पावर माइनस 3, ये आएगा माइनस टी डिवाइड बाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 2.303 इंटू माइनस 3, 10⁻³ का लॉग माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, और टाइम जो आएगा ये अगर इधर चला जाए तो 9.909 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स, इतना समय आता है। मतलब हम टाइम कह सकते हैं 9.909 माइक्रो सेकेंड्स। आप देख सकते हैं कि माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁶ के ऑर्डर का है, और ये टाइम इतना कम है जिसमें कैपेसिटर 99.9% चार्ज हो गया। तो आपको ये समझना है कि ठीक है, थ्योरेटिकली हमें ये पता है कि कैपेसिटर पूरा चार्ज होने में एक लार्ज अमाउंट का टाइम या इनफाइनाइट टाइम लगाता है। प्रैक्टिकली अगर आप जैसे ही उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, विद इन नो टाइम या इतना स्मॉल टाइम, कुछ माइक्रो सेकेंड का समय लगता है, और उस माइक्रो सेकेंड में कैपेसिटर लगभग पूरा चार्ज हो चुका होता है। 99.9% चार्ज हो गया है तो लगभग पूरा चार्ज हो चुका है, तो आप ये मान के चलेंगे प्रैक्टिकली कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट अमाउंट का टाइम लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने इस बात को समझा। अच्छा, अब आगे और बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैपेसिटर में जो चार्ज है किसी भी टाइम पर उसका फॉर्मूला हमने सीखा है, करंट किसी भी टाइम पर हमने उसका फॉर्मूला भी सीखा है, किसी भी समय कितना चार्ज निकालना है वो भी हमने सीखा है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स इसके ऊपर आती हैं वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम्स में आई हैं, जैसे जेई में या नीट में, तो जेई में प्रॉब्लम आई थी, सिंपल है। अगर आपको कोई भी सर्किट दी है और आपको पूछता है कि उसका
टाइम कांस्टेंट क्या है। तो मान लो मैं एक सर्किट ये दे देता हूं, ये है C1, ये है C2, ये है R1 और ये है R2। तो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए थे वो कुछ इस तरीके थे कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। हमने जो भी सर्किट पढ़ी है उसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर एक से ज़्यादा कैपेसिटर आते भी हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो इन दोनों के बदले एक आ जाएगा, इनके बदले एक आ जाएगा और बाकी आरसी सर्किट वापस बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो टाइम कांस्टेंट है वो हो जाएगा आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट कितना है, दो रेजिस्टर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 और दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आर इक्वलेंट और सी इक्वलेंट निकाला और हमने टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, उसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है कि एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड, रजिस्टर 2.5 मेगा ओम, 12 वोल्ट की बैटरी, लॉग 2 की भी वैल्यू आपको दे दी गई है और ये कहा गया है कि कितने समय के बाद जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रजिस्टर के पोटेंशियल के डिफरेंस का 3 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q डिवाइड बाई C और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू R। तो हमको ये कहा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q बाई C होता है और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R होता है। तो Q बाई C इज इक्वल टू 3 इंटू I इंटू R के बराबर। Q की वैल्यू किसी भी टाइम पे होती है Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये Q की वैल्यू है डिवाइड बाई C। और करंट की वैल्यू किसी भी टाइम पे हमने कितनी निकाली थी, करंट की वैल्यू थी I नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई R। ये हमको इस तरीके से रिलेशन मिलता है। ठीक, अब टाउ कितना है ये हमें पता करने के लिए, जैसा हमको ये पता है कि टाउ होता है R इंटू सी, तो R कितना है, R हमको दिया है 2.5 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 और C कितना है 4 माइक्रोफेरेड 4 इंटू 10 टू माइनस 6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 10 के बराबर। तो टाउ इज इक्वल टू 10 है जो कि हमें यूज करना पड़ेगा। अब हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है Q नॉट। Q नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 10, टाउ 10 आया है डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 3 टाइम्स। सो आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, E बाई आर और E की पावर माइनस टी बाई 10 और R की वैल्यू कितनी है, R को R ही रहने देते हैं, ये R यहाँ पे कैंसिल, ये C यहाँ पे कैंसिल, ये E यहाँ पे कैंसिल। ठीक, क्या बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई 10, ये आ गया। अब अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 1 बाई 4 कितना होता है 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई 10। अब देखो आगे की कैलकुलेशन करने के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन IIT में आया है तो IIT में लॉग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में नहीं आते, नीट में अवॉइड करते हैं। अगर नीट में आता तो आपको डायरेक्टली यूज करने को कहता। हम डायरेक्टली यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको log 2 की वैल्यू दी है। अब log 2 यहाँ पे कैसे आएगा, अगर मैं log 2 द बेस e यहाँ पे यूज करता हूँ 1 बाई 4 का, तो यहाँ पे log 2 द बेस e की पावर माइनस टी बाई 10 हो जाना चाहिए। अब ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b होता है log a माइनस log b, ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर बेस e का है तो माइनस टी बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, log टू द बेस ई 1 ये 0 हो जाएगा, किसी का भी log 1 अगर लेते हैं तो 0 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई 10। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 log टू द बेस ई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई 10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू जो दी थी 0.693 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0.693
इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 06.693 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 236, 29, 18, 1, 26, 12, 13 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 13.86 सेकेंड इतना समय बीतेगा जब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, रेजिस्टर का पोटेंशियल I इंटू आर, आई की वैल्यू किसी भी टाइम पे लिख दी, Q की वैल्यू किसी टाइम पे दी और कैलकुलेशन का आगे का पार्ट है जो करके हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए हमको ये दिया है कि ये किसी भी समय पे चार्ज है और ये टाइम है और ये मैक्सिमम चार्ज। दो ग्राफ दिए हैं, एक ये और एक ये। अल्टीमेटली दोनों पर मैक्सिमम चार्ज सेम आएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली दोनों ग्राफ अलग अलग है तो अलग अलग समय पे आएगा। ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर्किट shown are two different RC circuits with same बैटरी। ठीक है, बैटरी दोनों में सेम है, R और C दोनों में अलग है। फाइंड which has more capacitance and more resistance। हमको यह पता करना है कि किस सर्किट का R ज्यादा है, किस सर्किट का C ज्यादा है। तो पहली बात तो क्योंकि दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम है तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला होता कितना है? मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला होता है E इंटू सी। और अगर दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम है तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले का E1 C1 दूसरे वाले के E2 C2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में सेम होना चाहिए। और एक काम करते हैं, सेम बैटरी की बजाय हम अलग ले लेते हैं क्योंकि सेम से तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। विद E1 इज ग्रेटर देन E2 ले लेते हैं, मतलब पहले वाले का जो बैटरी है वो दूसरे वाले की बैटरी से ज़्यादा है। नाउ इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 मतलब E1 ज़्यादा है और E2 कम है, लेकिन ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे तो C1 को C2 से कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर वाला E1 ज्यादा है तो C1 कम होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर आ पाएगा। तो अगर E1 E2 से ज्यादा था तो C1 C2 से कम होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करी कि कैपेसिटर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। दूसरा हमें यह पता करना है कि रेजिस्टर किसका ज्यादा होगा। तो वैसे मैंने आपको बताया है टाइम कांस्टेंट्स के बारे में, जो जितनी जल्दी चार्ज होता है, ये जल्दी चार्ज हो रहा है क्योंकि चार्ज तेजी से ऊपर बढ़ा है, उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम होता है। तो टाउ 1 इज लेस देन टाउ 2 ये कहा जा सकता है। अब टाउ 1 कितना है? R1 C1 है जो कि R2 C2 से कम होना चाहिए। अब देखो C2 ऑलरेडी C1 से बड़ा है, C2 ऑलरेडी C1 से बड़ा है, तो R2 R1 से बड़ा है कि नहीं है ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि C2 अगर C1 से ऑलरेडी बड़ा है तो R1 R2 बराबर होते तब भी C2 C1 से बड़ा होता, अगर R2 R1 से बड़ा होता तब भी C2 C1 से, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा आता। तो हम ये कह सकते हैं कि we cannot decide between R1 and R2, क्योंकि यहां पर R2 C2 R1 C1 से ज्यादा है, C2 ऑलरेडी C1 से बड़ा हो गया था, तो डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि C1 जो है वो C2 से कम आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस तरीके से हमें ये पता करना है कि कौन सी कैपेसिटेंस या कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये भी पूछ लेता कि किस सर्किट में इनिशियल करंट ज्यादा है, ठीक है, तो अब समझो इनिशियल करंट का मतलब क्या है। विच सर्किट हैज मोर इनिशियल करंट। अब इनिशियल करंट का मतलब क्या है? इनिशियल करंट का मतलब होता है I नॉट, ठीक है, वो इनिशियल करंट होती है। हमें यह पता है कि जो Q चार्ज है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट आ जाती है,
और ये ग्राफ है Q और T के बीच में, और Q और T के बीच में अगर जो ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो dQ बाई dt होगा, और dQ बाई dt कुछ और नहीं बल्कि करंट होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वही करंट है। और अगर हमसे पूछता है कि इनिशियल करंट, तो हम इनिशियल स्लोप देखेंगे। स्लोप होता है इंक्लिनेशन। ग्राफ 1 का इंक्लिनेशन अगर आप देखते हैं तो ग्राफ 1 का इंक्लिनेशन स्टार्टिंग में ज्यादा है, ग्राफ 2 का इंक्लिनेशन उसके कंपैरिजन में कम है। तो ग्राफ 1 की इनिशियल करंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि स्लोप का ही नाम करंट हो जाता है। तो ग्राफ 1 की इनिशियल करंट ज्यादा है, ग्राफ 2 की इनिशियल करंट कम है, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी करंट भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आई नॉट 1 वाला बड़ा होगा आई नॉट 2 वाला। मतलब आई नॉट का मतलब इनिशियल और 1 का मतलब फर्स्ट ग्राफ की इनिशियल करंट। फर्स्ट ग्राफ की इनिशियल करंट सेकंड ग्राफ की इनिशियल करंट से ज्यादा आएगी। ठीक, जैसे कि हमने ग्राफ सीखे थे, कई बार ग्राफ लॉग के ऊपर भी आ जाते हैं, तो समझते हैं कि लॉग के ऊपर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो जैसे मान लीजिए हमको ये दिया है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अगर हम इसमें लॉग लेते हैं, लॉग टू द बेस ई क्यू इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई क्यू नॉट, और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो क्यू नॉट तो इधर चला गया था, ठीक है, और लॉग अगर हम लेते हैं तो एक काम करते हैं, क्यू नॉट को इधर ही ले आते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हम जब लॉग लेंगे तो बचेगा टी बाई टाउ। ये अब लिखा जा सकता है लॉग टू द बेस ई क्यू माइनस लॉग टू द बेस ई क्यू नॉट माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 0, या हम ऐसा लिखेंगे लॉग टू द बेस ई क्यू माइनस टी 1 बाई टाउ माइनस लॉग टू द बेस ई क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा गया है जिसमें आप चाहो तो उसको राइट हैंड साइड में भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर इसको समझते हैं ये हम बनाएंगे वाई एक्सिस में लॉग टू द बेस ई क्यू, टाइम हम बनाएंगे एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा स्लोप, और ये हो जाएगा वो कांस्टेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे स्लोप कितना है? स्लोप है 1 बाई सी के बराबर, ठीक है, सॉरी 1 बाई सी नहीं, तो स्लोप है 1 बाई टाउ के बराबर, ये टाउ है, स्लोप 1 बाई टाउ के बराबर है, और y एक्सिस में log q है, x एक्सिस में टाइम। तो अगर आपको कभी कोई ग्राफ बनाना है बिटवीन log टू द बेस ई क्यू और टाइम, अगर कोई ग्राफ ऐसा बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका इंटरसेप्ट जो है log क्यू नॉट है, मतलब ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा जहां पे ये कट करेगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप हमको पता है कि स्लोप हम tan थीटा लिखते हैं, और ये tan थीटा कितना है? स्लोप कितना आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लोप आया था 1 बाई टाउ, तो ये स्लोप 1 बाई टाउ के बराबर, ठीक है। तो जहां पे ये कट किया है ये इतना पोर्शन जो है ये log क्यू नॉट के बराबर है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि हमें किस तरीके से बनाया। वही अगर ग्राफ हमें करंट और टाइम का बनाना होता, लॉग ऑफ करंट एंड टाइम, तो हमको पता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, तो आप लिखते लॉग ऑफ I डिवाइडेड बाई आई नॉट बेस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई टाउ, तो ये बन जाता लॉग टू द बेस ई आई प्लस 1 बाई टाउ इंटू टी, या इज इक्वल टू ही रहने दो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई टाउ इंटू टी प्लस लॉग ऑफ आई नॉट, ठीक है। रीअरेंज करके हमको ये मिलता है। ये जो ग्राफ है इसमें ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर ऐसा है तो ये ग्राफ भी हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, यहाँ पे log टू द बेस ई आई है, और यहाँ पे टाइम है, ये y एक्सिस में है, ये टाइम है। ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है तो ये नीचे आ रहा होगा। इंटरसेप्ट जहां पे कट किया है ये है log ऑफ आई नॉट, ये पॉइंट है log ऑफ आई नॉट, और इसका
एंगल अगर आपको निकालने को कहा जाता है, ये एंगल अगर थीटा कहता, तो tan थीटा की जो वैल्यू आती ये 1/τ। मतलब स्लोप हर जगह पर, दोनों जगहों पर, चाहे वहां पे बात करें या यहाँ पे बात करें, वहां पर स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। वहां पे ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पे ग्राफ नीचे गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल से tan थीटा 1/τ यहाँ पर भी था, हॉरिजॉन्टल से tan थीटा 1/τ यहाँ पर भी है। जहां पर ये कट किया था वो log Q नॉट था, यहाँ पे ये कट कर रहा है वो log I नॉट है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि IIT में क्वेश्चन आया हुआ है ग्राफ के ऊपर, इस वाले ग्राफ के ऊपर आया था। तो आपको अगर कोई भी चीज पूछी जाती है, तो अगर आपको पता है कि ये पॉइंट कौन सा है और tan थीटा कौन सा है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन जे में आया था उसमें ऐसा दिया था कि ये एक ग्राफ है log I और टाइम के बीच में, जैसा हमने कुछ देर पहले सीखा। फिर कहता है कि इफ रेजिस्टेंस is doubled, if resistance is doubled, then what will be new graph? और उसने 4 ऑप्शन दे दिए थे। एक ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया था, एक ऑप्शन ऐसा दिया था। ठीक है, फिर से मैंने एक ऑप्शन ऐसा दिया था, एक ऑप्शन ऐसा दिया। इसको नाम देते हैं P, Q, R और S। पूछा था इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जहां पे ये कट करता है उस पॉइंट का नाम होता है log ऑफ I नॉट। अब I नॉट पे क्या चेंज आएगा? I नॉट होता कितना था? I नॉट होता था E डिवाइडेड बाई R, और R अगर हम बड़ा कर देंगे तो करंट छोटी हो जाएगी, क्योंकि R को बड़ा करने से करंट छोटी हो जाएगी, और करंट छोटी होने से ये ग्राफ जो था log I नॉट का वो नीचे आ जाना चाहिए। मतलब ये ग्राफ log I नॉट को ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। अब इन्हीं दोनों में से R और S में कोई ना कोई बचा होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या चेंज आता है वो ये आता है कि जो ग्राफ का स्लोप होता था, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल से अगर ये लाइन हमने बनाई है, हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल होता था थीटा, ये tan थीटा होता था 1/τ, और 1/τ में टाउ कितना होता था? R इंटू C। अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है, तो ये tan थीटा को क्या कम हो जाना चाहिए? मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो कम हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक एंगल हॉरिजॉन्टल से ये है, एक एंगल हॉरिजॉन्टल से ये है। ऑब्वियसली ये एंगल कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी हम हटा सकते हैं। tan थीटा कम होने के लिए यही एंगल कम हुआ होगा, और हम कह सकते हैं जो ग्राफ होना चाहिए इसका आंसर वो ग्राफ R वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इन 4 में से log I नॉट का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम यहां से पता करते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो I नॉट कम, I नॉट कम तो log I नॉट कम, तो यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए। अब दूसरा हम पता करते हैं कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से tan थीटा कम होना चाहिए। tan थीटा इसमें देखते हैं तो ये कम है पहले के कंपैरिजन में, तो ये ग्राफ फाइनली होना चाहिए जब रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। अच्छा, जैसे हमने आज चार्जिंग ऑफ RC सर्किट पढ़ी, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अभी तक नॉर्मली एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर लेते हैं। अगर कोई और सर्किट आ जाती है जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी सर्किट आती है जो कि सॉल्वेबल हो, तो हम उस सर्किट के लिए हम क्या रूल हैं, क्या तरीके हैं जिससे कि हम उनको सॉल्व करके निकाल पाएंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा हम स्टडी स्टेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि स्टडी स्टेट में बताओ। जब स्टडी स्टेट में पूछता है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं, स्टडी स्टेट का मतलब जो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है उस समय के बारे में बताओ। तो उस समय के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि हमें कैसे निकालना होगा। ठीक है।